नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हमारे इस खास शो धराली का अनसुलझा रहस्य में आपका स्वागत है। धराली उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, जिसका नाम शायद इससे पहले बहुत कम लोगों ने सुना हो। जो वहां गए सिर्फ उनको मालूम रहा होगा। लेकिन बीते 5 अगस्त को आई साल की सबसे बड़ी त्रासदी के बाद से धराली सुर्खियों में है। धराली से तबाही की ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। इस त्रासदी ने 2013 केदारनाथ हादसे की यादें ताजा कर दी। तो आज इस शो में हम आपको बताएंगे धराली के 6 दिनों की कहानी। वो धराली जो 5 अगस्त को गुलजार था, वहां कैसे 45 फीट ऊंचे पानी का सैलाब आया, 6 दिन में पानी कहां गायब हो गया, 6 दिन की प्रलय और उसके बाद के महाविनाश के जो सवाल उठ रहे हैं, इस खास शो में बात होगी धराली के अनसुलझे रहस्य की। बाढ़ आ गई, ओह माय गॉड। धराली की इन तस्वीरों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आज से ठीक 5 दिन पहले प्रकृति ने यहाँ ऐसा विकराल रूप दिखाया था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। छह अगस्त को जहाँ 45 फीट पानी था, वहीं 10 अगस्त को ये पानी गायब हो गया। बाढ़ आ गए गंगा जी में भाई, बाढ़ आ गए, ओह माय गॉड। 5 दिन पहले जहां प्रलय से हाहाकार मचा था, वहां 5 दिन बाद सन्नाटा पसरा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 दिन पहले जहां हर तरफ पानी ही पानी था, वो पानी कहां चला गया। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसके जवाब का इंतजार सबको है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये दोनों तस्वीरें धराली की हैं। पहली तस्वीर 5 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे की है और दूसरी तस्वीर 10 अगस्त की है। इन तस्वीरों को देखकर कोई सोच नहीं सकता कि आज से 5 दिन पहले यहाँ तबाही बर्बादी का ऐसा सैलाब आया था जो ना जाने कितनी जिंदगियों को लील गया। धराली का ये जो सूनापन आप देख रहे हैं, यहाँ ठीक 5 दिन पहले जिंदगी गुलजार हुआ करती थी। यहाँ किसी की दुकानें थी, किसी का घर, कहीं होटल तो कहीं रिजॉर्ट, कई लोग घूमने आए थे। लेकिन जब आफत का आसमान फटा तो एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। दुकानें, घर, होटल, रिजॉर्ट के साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी मलबे में दफन हो गई और धराली एक जिंदा शमशान बन गया। किसी को नहीं पता था कि 5 अगस्त को यहाँ महाविनाश होने वाला है। तभी तो लोग इत्मीनान से थे। कुछ लोग घूमने आए थे, कुछ लोगों ने दुकानें लगा ली थी और कई लोग रिजॉर्ट और होटल चला रहे थे। प्रकृति ने धराली को इतना दर्द दिया जिसका वक्त भी शायद मरहम नहीं। धराली अगर कह पाती तो बताती कि चंद मिनटों में प्रकृति ने उसे ऐसा दर्द दिया जिससे उबरने में न जाने कितना वक्त लगेगा। तस्वीरों से साफ है कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सामने कुछ भी नहीं टिकता। प्रकृति जब अपना रूप बदलती है तो क्या घर, क्या पहाड़, क्या होटल, क्या रिजॉर्ट और क्या इंसान, सब कुछ पल भर में ढेर हो जाता है। कुदरत ऐसा सितम ढाती है जिससे उबरने में पीढ़ियां खप जाती हैं। आज बात धराली की उसी कहानी की। धराली के बिगड़ने से बनने का वक्त, गिरने से उठने का वक्त और तबाही से खामोशी तक का वक्त। हम आगे धराली में 5 दिनों की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक पुल दिखाते हैं। कुदरत और आपदा की मार से धरातल में चला गया धराली अब एक बार फिर उठने को तैयार है, खिलखिलाने को तैयार है। क्योंकि सबसे पहले जिस चीज की जरूरत थी वो पुल था, जो कि अब तैयार हो चुका है। आर्मी और बीआरओ ने मिलकर केवल 100 घंटे के भीतर ही ये पुल तैयार कर लिया है, जिससे लोग अब धराली आ जा सकते हैं। लेकिन गाड़ियों के आने जाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
गंगनानी से धराली को जोड़ने वाले लोहे के पुल पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये बना कैसे आखिर। जब 5 तारीख को त्रासदी आई तो उस समय इस लोहे के पुल को बनाने में 3-4 चुनौतियां थीं। वो चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि भराड़ी में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद दूसरी चुनौती ये थी कि मनारी के पास में एक 700 मीटर का लैंडस्लाइड हुआ था और तीसरी चुनौती ये थी कि पापड़गढ़ में जो है वो तकरीबन 500 से 600 मीटर की जो सड़क है वो बह गई थी। इसके वजह से जो भारी इस तरीके का जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो मशीनरी आप देख रहे हैं वो नहीं आ सकती थी। तो इसके वजह से 7 तारीख को इनमें से 3 में से 2 अस्थायी सड़कों को बीआरओ ने ठीक कर दिया और इसके बाद में 8 तारीख की सुबह जो पापड़खेड़ा के पास में, पापड़गाड़ के पास में जो रोड बही थी उसको ठीक किया और उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि 8 तारीख से ये सारे जो भारी वाहन हैं वो आने शुरू हुए। और इसमें 2 ग्रुप काम कर रहा है, एक तो बीआरओ जिसका ये सारा सामान है और दूसरा आप देखिए कि बीईजी यानी बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, उसके जो सेना के लोग हैं, जो बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पुल को बनाने में रही है। एनडीटीवी की टीम गंगनानी से सुखी टॉप तक राहत की पहली टीम के साथ पहुंची। लोहे का पुल तैयार करने वाले इंजीनियर्स ने काफी मशक्कत की। हमारे संवाददाता रवीश रंजन ने बंगाल इंजीनियर ग्रुप के हिमांशु भारद्वाज से बात की। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। देखिए, बहुत बड़ी राहत की बात है कि धराली तक जाने वाला जो गंगनानी का लोहे का पुल था जो बह चुका था, जिसकी वजह से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, अब अच्छी खबर यह है कि अभी फिलहाल पैदल के लिए वो रास्ता खोल दिया गया है। हिमांशु भारद्वाज साहब हैं जो कि बीईजी से हैं, यानी बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप से। रात दिन इन्होंने मेहनत की सर, बारिश भी हुई काफ़ी, लेकिन आप लोग डटे रहे यहाँ पे। कैसा रहा, मतलब कैसे ये बना, क्या क्या मुश्किलें थी इसमें? मुश्किलें तो थी, लेकिन जैसे मेरे जो बंदे थे, जो ट्रूप्स थे, उनका जो मोराल था बहुत हाई था और हम लोग प्रिपेयर्ड होके आए थे इस चीज़ के लिए। हमें पता था कैसा वेदर है, क्या चीज़ है, इसकी हमने प्री रेकी कर ली थी। अपने ट्रूप्स के साथ में आया था यहाँ पे। बैक स्पेस की प्रॉब्लम थी, 32 फीट की हमें बैक स्पेस थी, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है, ब्रिज को लॉन्च भी करना है और ब्रिज का काउंटर वेट भी हमें इसके अंदर मैनेज करना है। और जो स्टोर्स थी वो 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, बीआरओ की भी थी और इंडियन आर्मी की, हमारे जो पैटर्न होता है उसका भी था। तो उसको लेते हुए कितनी कंटीजेंसी आई वो हम आपको बता भी नहीं सकते, इतनी है। बट बंदों का जो मोराल था, जो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड था और जो हार्डवर्क था इनका, इस वजह से ये ब्रिज हमारा लॉन्च हो पाया है। पैदल जाने का रास्ता तो अस्थायी तौर पर खुल गया है, लेकिन धराली तक पहुंचने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। कहीं सड़क गायब है, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं पुल टूटा है। एनडीटीवी की टीम ने केवल 1-2 फीट चौड़ी सड़क को पार किया। उत्तरकाशी से धराली तक पहुंचने में 5 चुनौतियां आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने है। 4 चुनौतियों को तो पार पा लिया है, लोहे का पुल भी बन गया जो चौथी चुनौती थी, लेकिन ये है 5वीं चुनौती। यानी गंगनानी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ये डबराली का इलाका है और मैसिव यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। ये तो फिर भी आपको रास्ता दिख रहा है, अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से रास्ता कट चुका है और नीचे गहरी खाई है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत संभल कर हमें जाना होगा, क्योंकि पूरी सड़क आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नैरो, एक छोटा सा एक जगह बची हुई है जिसमें से एक आदमी बामुश्किल दोनों हाथ रख के उधर जाएगा और अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आप देखिए कि भागीरथी नदी के वेग में आप बह सकते हैं। तो ये है 5वीं बाधा। अगर इस बाधा को सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ पूरा कर लेती है तो सीधे फिर उसका जो बुलडोज़र है वो आगे जाकर रुकेगा। 5 अगस्त दोपहर 1:30 बजे धराली में सब कुछ ठीक था। गांव गुलजार था, लोग खुश थे, मौज मस्ती का वक्त था, मेला लगा हुआ था। लेकिन कौन जानता था कि ठीक 15 मिनट बाद वो महाविनाश आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ऐसी तबाही और बर्बादी जिसके जख्म ना धराली भूलेगा ना उत्तराखंड। पांच अगस्त की दोपहर धराली के लिए एक लंबी काली रात बन गई। ऊपर पहाड़ी ढलान से खीर गंगा गाड़ अचानक ऐसी खौफनाक तूफानी ताकत के साथ
नीचे उतरी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। खीर गंगा ने कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे धराली को निगल लिया। इस आफत पर पहली नजर गई भागीरथी नदी के दूसरे छोर पर बसे मुखबा गांव के लोगों की। लेकिन खीर गंगा की भयानक दहाड़ के आगे उनकी आवाजें खो गईं। दूसरे छोर पर लोगों को सतर्क करने के लिए उन्होंने सीटियां भी बजाईं। लेकिन अफसोस वक्त ने वक्त ही नहीं दिया। कुछ लोग जिन्हें इस आफत का एहसास हुआ, उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन मौत ने उन्हें पकड़ लिया। पल भर में सैलाब ने 5-5 मंजिला इमारतों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में जहां कई इमारतें और सेब के बागान थे, वहां सैलाब के साथ आया मटमैला मलबा छा गया। धराली जैसे किसी पाताल में समा गया। कई जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। हम घर पे थे भैया, और यहाँ हमारे देवता की पूजा हो रही थी। मेला था, घर खाना खाने गए थे सब, बस शाम को मेला होना था, बस इसीलिए यहाँ पे हम लोग घर गए थे, तैयार होके आना था। बस थोड़ी देर में 1-1:30 बजे वो मंजर देखा हमने, भागते भागते यहाँ चले गए अपनी जान बचा के। बस परिवार वालों को कुछ तो हमने गंवा दिए हैं, कुछ लोग हमारे हम में से बिछड़ गए हैं। हमारे देवर था एक 28-29 साल का, वो भी हमने खो दिया। सर, हम दोपहर का टाइम था, कुछ लोग यहाँ मेला की तैयारी कर रहे थे, आयोजन चल रहा था, कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, ये नौजवान लोग, लड़के लोग सब यहीं थे, हम घरों में थे। अब थोड़ी देर मतलब 4 बजे से मेला शुरू होने वाला था, फिर कोई किसी का लंच टाइम था, खाना खा रहे थे। फिर जब ये मंजर आया तो ये इतना भयंकर मंजर था कि मतलब तो मेरे सामने एक हादसा हुआ। मैं अपने घर में, मेरे लास्ट में घर है, सबसे लास्ट में नीचे। तो जब मैं बाहर निकली बरामदे में, तो बाहर से जब पाले गांव से, उस गांव से मुख से सीटियां बजी, हल्ला, बच्चों भागो भागो। फिर मैं बरामदे में, इनका ये आवाज़ कहाँ से आ रही, तो मैंने कहा कुछ न कुछ होने वाला है शायद ना, उन्होंने संकेत दे रहे हो या हो सके हम ये जिसका जल स्तर बढ़ गया। तो मुझे एक आदमी पुल से भागते हुए दिखाई दिया घर की तरफ। तो उसी समय जो अगल बगल की वो थी ना, ये क्या बोलती है, बिजली के खंभ, तो ये टूटे आपस में। तो जो ये केबल थी, तो उस आदमी ने उस केबल को ऐसे पकड़ा मेरे सामने। तो तब तक पीछे से इतना भयंकर बहाव आया कि वो उस केबल के साथ लपेटे हुए आदमी निकल गया हमारे सामने। फिर हमने कहा ये फिर हमने जो सोरा के अंदर हमारे ससुर जी थे, सासू जी थे, जगाया आप लोग? हाँ, उनको खींच, उनको बोला चलो इधर, सब लोग इधर भागे। ये लोग जो यहाँ पे थे ये इधर भागे, हमारा लास्ट में था सब। हम बारिश इतनी मोटी हो रही थी, हम कुछ नहीं, मतलब जैसे थे हालत में वैसे निकले। जैसे ही आपदा आई, दिल्ली और उत्तराखंड से एनडीटीवी रिपोर्टर्स की पूरी टीम मौके के लिए रवाना हो गई। हमारी टीम ऐसे ऐसे रास्तों से वहां पहुंची जहां से जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। तमाम चुनौतियों को पार करके एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची। इस वक्त हम पैदल रूट पे जा रहे हैं, बेहद खतरनाक है, और थोड़ा मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि संभल के चलना पड़ रहा है। ये थोड़ा रोड देख सकते हैं, पैदल है ये पूरा, और काफ़ी डाउन स्ट्रीप है इलाका, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ 2-4 लोग स्थानीय लोग थे जो लेके हमारे साथ आ रहे हैं, और ये पूरा रास्ता पैदल है। ये कुछ लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं, और यहाँ से हमें पैदल होते हुए जाना है। आपदा के बाद वहां से जब तस्वीरें आनी शुरू हुई, वो और भी भयावह थी। लोगों का दर्द इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी कह तक नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस त्रासदी ने उन्हें एक जिंदा लाश बना दिया हो। धराली में जिन घरों की छतें दिख रही हैं, उन्हें काटकर उनके अंदर
विक्टिम लोकेशन कैमरा डालकर घर में दबे इंसानों की खोज शुरू हो चुकी है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है मिट्टी हटाना, जिसके अंदर ही सब कुछ है, या यूं कहें कि पूरी धराली ही इसके भीतर समा गई। मिट्टी हटाना, मलबा हटाना कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पानी हटने के बाद ये पूरी तरह सख्त हो चुका है। हमारे सहयोगी किशोर रावत ने एक वीडियो तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आपको इस समझ आएगा कि धराली कितना नीचे दबा रह गया और उत्तराखंड के मानचित्र से हमेशा के लिए गायब हो गया। धराली गांव में अब जो मलबा है उसमें खुदाई शुरू हो गई है। यहाँ पर सेना के जवान खुदाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लगातार खुदाई कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से नीचे मलबा है और जो लोग मिसिंग हैं उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रखा है। काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा इनके मलबे की जो करीबन 30 से 40 फीट मलबा है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर मलबा हो रहा है। अब मैं सर, यहाँ पर खुदाई चल रही है। हाँ। किस मतलब कैसे रैंडमली खुदाई चल रही है या फिर आप किसी नहीं, इनका डॉग स्क्वाड है एनडीआरएफ का, उन लोग डॉग स्क्वाड आके थोड़ा सर्चिंग किया था, उसी के मुताबिक हम लोग भी थोड़ा सर्चिंग कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड आया उसके हिसाब से वहाँ पर पॉइंट्स पे करके पॉइंट दिखाया था, उसी पॉइंट को हम खोद के निकाल के सर्च कर। इसके बाद हमारे संवाददाता जब आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में पैरामिलिट्री के कमांडो भी मिले, जो धराली से सामान और इंसान को लाने ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे। गनीमत ये रही ये आपदा जून में नहीं आई, तब धराली पूरी तरह से भरा होता है। ये सैलाब जून में आया होता तो ये त्रासदी केदारनाथ त्रासदी जैसी भयानक होती, लेकिन फिर भी इसका पैमाना कम नहीं रहा। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र कल्प केदार मंदिर इतिहास में एक बार फिर जमीन में समा गया। मैं भगवान के पास मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे हमारे वहाँ कल्प केदार मंदिर रहता था। सुबह उठते ही जैसे हम उठता था मैं वहाँ से सबसे पहले वहाँ बाकी काम तब कल्प केदार ने बचा लिया आपको? बिल्कुल बचाया है, लेकिन मैं जब देखा तो कल्प केदार नहीं था। एक बार फिर जमीन में समा गए कल्प केदार की ही कृपा रही कि बलविंदर पवार खुद सकुशल बच गए। हादसे के कुछ देर बाद देश भर के टीवी चैनल्स में ये तस्वीरें सुर्खियों में थी। एक आदमी मौत को मात देकर मलबे के ढेर से जैसे तैसे बाहर निकल रहा था। ये बलविंदर पवार ही थे। आज सर मन में मौत थी, बस कैसे भी, या तो वो मकान क्योंकि सारे टूट चुके थे, मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे सामने यूं टूट के दब चुके थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन था, या तो मैं नीचे जैसे बाकी टूट रहे एकदम से उसमें निकल जाऊंगा अंदर, या सामने से मलबा आ रहा था रीलिंग तोड़ते हुए मेरी तरफ को। क्या मतलब मलबा आ रहा था, वो तस्वीर कैसी थी? क्योंकि आप सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो आपने देखा और बचे। बिल्कुल सर, देखा क्या, मैं तो पूरा मतलब मेरे सामने चलता रह रहा। मैं उधर भी देख रहा हूँ, 2-3 आदमी लड़के थे उधर, एक दूसरे जगह दो और फंसे थे। धराली में उस दिन कल्प केदार मंदिर में मेला शुरू होने वाला था। भगवान सोमेश्वर की पूजा अर्चना के बाद दोपहर से मेले के लिए आसपास के गांव के लोग परिवार सहित आने वाले थे। गनीमत रही कि सैलाब जब आया तब तक श्रद्धालुओं की ये भीड़ उमड़नी शुरू नहीं हुई थी। खीरगाड़ में बड़ा मटमिला पानी आ रहा था और उतने में सिटी बजनी शुरू हो गई मुखीमठ मुखबा गांव से। तो जैसे मैंने ऊपर नज़र देखी तो वहाँ पे इतना बड़ा सैलाब आ रहा था कि मुझे दिखा नहीं गया। जैसे हम लोग यहाँ से भागे ऊपर आया, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा, तो जब पीछे मुड़ के देखा तो कल्प केदार मंदिर पूरा डूब चुका था। यहाँ पे हमारा पूरा मार्केट डूब चुका था, अंधेरा छा गया, धुआं ही धुआं हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो भगवान ने हमारी रक्षा की कि हम लोगों को घर में पहुँचा दिया सुरक्षित, और अपने आप जो है ध्यान मग्न समाधि ले ली। सारे मंदिर थे, 240 मंदिर का समूह था सर। यहाँ पे जो बताते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं 240 मंदिर का समूह था, तो जिसमें सिर्फ ये मंदिर बचा था एक, ये भी आधा डूबा हुआ था।
तो इसमें फिर भी गांव वालों ने, जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने खुदान करके इसमें ये मंदिर को थोड़ा बचाया है। अभी भी ये मंदिर 15 से 20 फीट अभी और नीचे था, गहरा था, तो उसका अभी कार्य चल रहा था। लेकिन जो लोग तब तक धराली पहुंच चुके थे या फिर होटलों में आराम कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। जब खीर गंगा तबाही बनकर आई तो ये कुछ बच्चे वहां आसपास ही मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि वो कितने डर गए थे। मलबे के करीब आने से पहले ही वो तुरंत ऊपर के घरों की ओर भागे। बस यही घर इस हादसे के गवाह बने बच गए हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को बेसहारा और बेघर कर दिया। पथराई आंखों वाली इस महिला को कोई कैसे ढांढस बंधा सकता है? उसने तो अपने सभी 6 बच्चे इस हादसे में खो दिए। 10 तारीख को देखिए हर्षिल में ये भी थी, लेकिन ये लोग सुबह निकल आए और सारा जो परिवार है, बच्चे हैं, यानी 6 बच्चे वहाँ पर, वो वहीं रह गए हर्षिल में। और लास्ट कॉल आई कि पापा हम बच नहीं पाएंगे। उसके बाद से काली देवी जी का अपने बच्चों के साथ में कोई संपर्क नहीं है। अब आप देखिए इनका रो रो के बुरा हाल है। कल ये दोनों ही लोग गंगवानी तक पैदल गए थे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। अब यहाँ हेलीपैड पर ये आई हैं मदद करने के लिए, क्योंकि गंगवानी के आगे लोग जा नहीं सकते थे। काली देवी जी, कुछ आप सरकार से कहना चाहें, अपील करना चाहें आपके बच्चों को खोजने की कोशिश? अगर मिल जाए, हमें जहाज पे उठा लिए, वहाँ पहुँचा दिए, हम खोजी करेंगे अपने बच्चे के साथ। अगर बच गया मिलेंगे, वो का देखेंगे, वो तो भगा के ले गया, नहीं मिल पाए तो क्या। हमें ऐसे कई लोग मिले जिनके अपने तबाही के वक्त धराली में थे और अब वो उनकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें दिलासा दिलाने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी लोग थे और यहाँ पे जो है होटल था हमारा। होटल में जो है चंद्र लोक नाम से होटल था और काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, जिनमें से 4 तो बच गए थे। 13 लोग यहाँ पे जो है हमारे, 4 तो गांव के थे और यहाँ पे नेपाली बिहारी लोग जो यहाँ काम करते थे, वो लोग यहाँ पे जो है मर गए, दब गए। उनकी डेड बॉडी नहीं निकली, एक डेड बॉडी मिली सिर्फ, वही इसी होटल में था चंद्रलोक में। वहाँ पे गाड़ी आई तब हमको मालूम पड़ा, पर यहाँ 3 दिन रुका। हमने आए नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करो, हेलीकॉप्टर से नीचे लाया सभी को। बहुत ही खतरनाक मंजर था सर, और हमने अपने सामने अपने पशु और लोगों को सर डूबते हुए देखा है। लेकिन हम सर हमारे गांव से तो 8-9 लोग थे, लेकिन जो अन्य जो मिसिंग लोग हैं, कुछ नेपाली थे, कुछ 80-90 लोग शायद मिसेस। अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही सर। कई लोगों की आजीविका इस तबाही ने पूरी तरह छीन ली। सालों की मेहनत देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। उसमें मैं ये लगावा कि 100 होटल हुआ करते थे यहाँ, तो उसमें सारे लोग भरे हुए थे। तो हालांकि यात्री कोई हिसाब नहीं, अब इसमें कोई पता नहीं। जो ये अभी आई है तो पूरा खत्म करके चले गए सर। मकान सारे, गाड़ी गुड़ी सारी खत्म। सर ये मेरा घर है सर, ये पूरा डैमेज हो रखा है सर, पीछे से ये डैमेज हो रखा है, ये थोड़ा ऊपर वाला बच रखा है। धराली हादसे के तुरंत बाद करीब ही हर्षिल में मौजूद सेना की टुकड़ी ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। लेकिन बचाया उसे ही जा सका जो जमीन पर दिखा, जिसे सैलाब ने निकल लिया। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सैलाब अपने पीछे एक नई दलदली जमीन छोड़ गया, जो धीरे धीरे सख्त हो गई है। उसके नीचे क्या कोई सांस अब भी चल रही होगी? उम्मीद बहुत कम है, लेकिन खोजी कुत्तों और खास उपकरणों के जरिए सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जमीन के नीचे देखने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में भी इस बार भारी बारिश हुई, जिसने कई रास्तों को तोड़ दिया। जहां तहां लैंडस्लाइड, जिस दौरान मैं कवरेज कर रही थी, हमें भी दिखाई दिया। धराली से होकर जाने वाला हाईवे भी कई दिन तक कई जगह टूटा रहा और ऐसे में सड़क रास्ते से मदद में दिक्कत आई तो मौसम खुलते ही सेना के हेलीकॉप्टर्स काम में लग गए। धराली के ऊपर पिछले कुछ दिनों से उड़ान भर रहे ये हेलीकॉप्टर उम्मीद की किरण से लगते हैं। हर हेलीकॉप्टर या तो राहत सामग्री लेकर आ रहा है या बचाव के उपकरण, और वापसी में उन लोगों को अपने साथ ले जा रहा है
जो इस त्रासदी में टूट गए हैं, जिनके पास सिर छुपाने को जगह तक नहीं बची। ऐसे कुछ लोग तबाही के बाद कुछ दिन राहत शिविरों में भी रहे, लेकिन अब वापस धराली लौट रहे हैं। लेकिन उनके पास अपना कहने को यहां अब कुछ भी नहीं बचा। इतना कुछ छिन गया, लेकिन जीवट अब भी बना हुआ है। मिलकर रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब सरकार पर उनकी उम्मीदें टिकी हैं। आप यहाँ पर अभी जो ये भोजन बन रहा बाबा, वो 2 दिन हम वहाँ रहा गंगोत्री में। आईटी लोगों ने हमारी बहुत मदद की बाबा। आज हमको राशन भी मिल गया बाबा। हम ऐसे सोचता कि हमारे लिए रहने के लिए चाहिए बाबा। नहीं तो कितने लोगों के लिए खाना बना है? 150 लोगों के। 150 लोगों के लिए खाना। तो ये 150 लोग कौन है? गांव के है? इसके गाँव के है बेटा, गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सब है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने चले गए हैं, अपनों को तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। क्या कर सकते हैं आप बताइए कि कैसे आप अब आगे का जीवन या आगे का सफर? हम सरकार से ही बोलता बाबा, हमारे लिए रहने का वो ना तो चाहिए बाबा। तो रहने के लिए जब तक नहीं जाएंगे तो क्या आप यहीं लोग रहे? जब तक हमारे लिए रहने की व्यवस्था नहीं होगी तब हम यहीं रहेंगे बाबा। लेकिन फिर से बारिश हो सकती है, मानसून है, फिर से आ सकता है। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी? तो क्या करना बेटा? तो दिक्कत है सर जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारी व्यवस्था नहीं, समेश्वर देवता का मंदिर है, हमारे कीर्तन मंडली सब सामान है हमारे, हम यहाँ खाना बनाए। अब तक हम हमारे लिए मकान बनाओ और तब तक हम यहाँ रहेंगे। और किसी ने हम नंगे, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बोलेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो हादसे के बाद अपने परिचितों, रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। ऐसे कुछ लोग हमें भी मिले, कुछ गंगनानी में तो कुछ उत्तरकाशी में। हर उदास चेहरा बताता रहा कि इस सैलाब में उन्होंने क्या कुछ खो दिया है। सर आप कहाँ से निकाल के लाए सर आपको? जी धराली से। धराली से। आपके क्या लगते हैं सर? फ्रेंड। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? हाँ, 5 तारीख को 3:24। फैमिली इधर रह गई क्या? नहीं, फैमिली इधर ही। आप टूरिस्ट हैं? नहीं, ये पार्टनर, हम बिजनेस पार्टनर है। हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ जी। अच्छा सर का नाम क्या है? भूपेंद्र पवार। भूपेंद्र सर, आपकी कार यहाँ पर है, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मुझे पता है अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आप सर बता पाएं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्या हुआ है सर। आप ठीक है सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब सवाल ये है, क्या धराली में किसी के अब भी जीवित मिलने की संभावना है? जानकार मानते हैं कि संभावना बहुत कम है, लेकिन कोशिश जारी है। आप देखिए, इट्स नॉट अ अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन। अर्थक्वेक में होता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, अंदर एयर पॉकेट्स वगैरह रहती हैं, तो वहां पर जो आदमी फंसा हुआ है काफी लंबे समय तक सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं। परंतु फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड जो रहता है उसमें काफी स्लशी मलबा रहता है, थिक रहता है, तो यहाँ पे जीवित बचे रहने की संभावनाएं इस तरह की सिचुएशन में कम रहती हैं। मलबा बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 फीट का मलबा है, 15-20 फीट का, तो उसमें सर्च करना थोड़ा कठिन रहता है और सर्वाइवल की चांसेस भी अपेक्षाकृत कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप मलबे को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, उसके अपने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो काफ़ी स्थितियों में, जैसे 2013 में भी था और उसके अलावा कई आपदाएं यहाँ हुई हैं, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में भी, जहाँ पर कि बॉडीज को एक्सकवेट कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा मलबा होता है तो वो इशू रहता है लैंडस्लाइड में या फ्लैश फ्लड में, उस तरह के इश्यूज रहते हैं। जेसीबी वगैरह लगा के कोशिशें की जा रही हैं, परंतु कई बार होता है कि मलबे के साथ जो बॉडीज हैं, ह्यूमन रिमेन्स हैं, वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो ऐसे में खोज पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो इस मलबे के में दबे हैं, उनका सबसे पहला तो इवैक्यूएशन का तरीका हो गया कि जहाँ जहाँ की नॉलेज है उस तरीके से लोगों को निकाला गया। लेकिन ना ये अनफॉर्चुनेट है कि कई लोग दबे रह जाएंगे। अब जो दबे रह जाएंगे उनके लिए तो फिर प्रोसेस वही है कि धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया जाए, धीरे धीरे करके मलबे को हटाया जाए। ये जो अपने स्निफर डॉग्स होते हैं इनको यूज करा जाए। और आजकल ना कुछ इक्विपमेंट आए हैं जो
जैसे जमीन के नीचे अगर आदमी है और आदमी की बॉडी में कोई मेटल पार्ट है तो ये इक्विपमेंट ना वो रेजोनेंस है उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब उनको धीरे धीरे करके हटाने की प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंगल है, कहीं ना कहीं हमें वो सेरेमनीज भी करनी पड़ती हैं। जो लोग नहीं रहे तो उसके लिए हटाना तो सबको पड़ेगा ही, बट 100% हटाना अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे जो ना इस मलबे के, जब मलबा ऊपर से नीचे आया और मलबा इनसे टकराया, इनको लेकर के चला गया, हो सकता है नदी में लेकर के चला गया और बह गए हों। कई बार तो क्रशिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी ना बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो अलग। लेकिन प्रयास तो पूरे के पूरे होंगे कि जो प्रायोरिटी 4 हो चुके हैं, जिसे बोल देंगे फेटल हो चुके हैं, उनको भी हटाने के लिए। इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कुदरत ने इतनी बड़ी तबाही के लिए धराली को क्यों चुना। तो जवाब है कि धराली ऐसी जगह पर बसा था जहां ऐसी कुदरती आपदा कभी न कभी आनी ही थी। धराली खीरगंगा नदी द्वारा इतिहास में लाए गए पुराने मलबे पर बसी थी। बीते कई दशक से खीरगंगा बस चुपचाप बह रही थी और इसीलिए किसी को लगा नहीं कि कभी ऐसा रौद्र रूप भी देखना पड़ेगा। धराली 4 धामों में से एक गंगोत्री की यात्रा के रास्ते पर पड़ता है। एक खूबसूरत जगह है, लिहाजा सैलानी भी आते हैं, तीर्थयात्री तो होते ही हैं। और ऐसे में लोगों ने हर मुमकिन जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल किया और ये नहीं देखा कि वो टुकड़ा बसा कहां पर है। दरअसल खीरगंगा नदी जिस पहाड़ी ढाल से नीचे धराली तक आती है, वो पहाड़ी ढाल ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, श्रीकंठ पर्वत तक। नदी के इस पूरे रास्ते में दोनों ओर तीखी ढलान और ऊपर ग्लेशियर का इलाका है। ये सबसे एक क्रेडिबल थ्योरी इस वक्त बताई जा रही है और इस वक्त नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में इस बात को देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या अचानक ऐसी कोई झील टूटी जिसकी वजह से धराली में ये आपदा आई। एक और थ्योरी है, अगर हम इसके और ऊपर इस नदी के कोर्स में जाते हैं खीरगंगा गाड़ के ऊपर, तो हम जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हिमालय का बिल्कुल ग्लेशियल रीजन यहाँ पर आता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और यहाँ सर्क ग्लेशियर्स हैं, जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, लटकते हुए ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किसी हिम चट्टान भूस्खलन से झील बनी, क्या किसी आई रॉक एवलांच से झील बनी, ये एक और थ्योरी है। यहाँ पहाड़ में कई बार क्या होता है कि किसी एक हिमस्खलन से, स्नो एवलांच से कोई एक झील यहाँ किसी ट्रफ जैसे इलाके में बन सकती है या बनी हुई होती है, उसको एक्टिवेट कर सकती है। मान लीजिए यहाँ ये हम दिखा रहे हैं, हमको एक ट्रफ जैसा इलाका यहाँ पर दिखा। यहाँ पर हो सकता है कि आसपास से बर्फ टूटी हो और चट्टानें टूटी हों और उन्होंने एक झील सी बनाई हो, या फिर यहाँ ऑलरेडी एक ट्रफ जैसा हो और वहाँ पर पानी जमा हुआ हो और किसी वजह से ये पानी एक्टिवेट हुआ हो, किसी हिम चट्टान भूस्खलन से, आइस रॉक एवलांच से, और ये पानी जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर ब्रीच करके नीचे आया और उसने जो है नीचे तबाही बरपाई। कुछ जानकारों ने इस तबाही की वजह बादल फटना भी बताया, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई के आसपास इतनी बारिश नहीं हुई कि यहाँ बादल फटने जैसे हालात हुए हों। अब सैटेलाइट की तस्वीरों से इस घटना की वजह को समझने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस हादसे ने फिर एक सबक दे दिया है, वो ये कि छोटी नदी की ताकत को कम समझना बहुत बड़ी भूल है और किसी भी नदी के आसपास बसना कभी भी आफत को न्योता दे सकता है। हमको चिन्हित करना होगा इस तरह के वो क्षेत्र जो नदी किनारे हैं, और जब वहां पे कोई भी लैंडस्लाइड है या कोई लेक आसपास है या वहां पे एवलांच का खतरा है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जहां पे भी नदी किनारे जो बसावट है उसको हम ये देखें कि यदि इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो कौन से क्षेत्र है जहां पर कि भवनों का निर्माण और भवनों के निर्माण को मंजूरी दी जाए। धराली हादसा गंगोत्री के रास्ते पर हुआ अब तक का सबसे भयानक हादसा है, जो बता रहा है कि हिमालय की नदियों की प्रकृति को लेकर हम अब भी जागरूक नहीं हुए हैं। सरकारी उदासीनता, कानूनों के अमल में लापरवाही और पहाड़ की हर जमीन को रियल एस्टेट समझने की मोटी समझ अगर खत्म ना हुई तो ऐसे हादसों से आगे भी बचना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि 15 मिनट की तबाही का दर्द ऐसा है जिसे भूलने में न जाने अब कितना वक्त लगेगा। आंसुओं का सैलाब ऐसा है जिसे सूखने में शायद
एक जमाना लग जाए। दर्द इतना है कि इसे खत्म होने में पीढ़ियां खप जाएंगी। आगे ऐसी आपदा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, ना कि जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दें। अगर ऐसा ही होता रहा तो समझ लीजिए कि धराली सिर्फ एक झांकी है। नमस्कार।